हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द नॉर्थ। तो कहानी की शुरुआत होती है नॉर्थ फेस नाम की एक माउंटेन से जो कि स्विट्जरलैंड में मौजूद है, जहाँ पे दो क्लाइंबर कार्ल और रॉय गए थे, लेकिन उनका 2 दिनों से कोई भी अता पता नहीं है। इसलिए उन्हें ढूंढने के लिए एक प्लेन को भी भेजा गया था, पर वो भी कहीं नहीं मिले। जिसके बाद उस माउंटेन को वॉल ऑफ डेथ घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि उस हादसे के बाद सरकार ने उस जगह पर चढ़ना बैन कर दिया। पर वो कहते हैं ना कि जिस चीज को मना किया जाए उसे ये करने में असली मजा आता है। बहुत से लोग उसके बाद भी नॉर्थ फेस पे क्लाइंब करना चाहते थे, लेकिन सफल नहीं हुए। कुछ रिपोर्टर का तो ये भी मानना है कि जो भी उस माउंटेन के टॉप पर जाएगा उसे ओलंपिक की तरफ से गोल्ड मेडल मिलेगा। मगर इस बात पर कितनी सच्चाई है ये आज तक किसी को पता नहीं चल सका है, और ना ही कभी कोई उस टॉप तक पहुंच पाया है। सीन शिफ्ट होता है 1986 बर्लिन के एक न्यूज़पेपर हेडक्वार्टर से, जहां पे क्लाइंबर्स के ऊपर मीटिंग हो रही है। ये लोग चाहते हैं कि कोई क्लाइंबर नॉर्थ फेस पर चढ़े, जिससे कि उनके न्यूज़पेपर को फायदा हो, क्योंकि वो पहले होंगे जो इस मूवमेंट को लाइव कवर करेंगे। पर आखिर कौन है वो बंदा? तभी एक आदमी टोनी और एंडी का नाम आगे रखता है, जो असल में माउंटेन ब्रिगेडियर के नाम से फेमस है। उनके निडर हौसले की वजह से उन्हें जर्मन आर्मी में भी शामिल किया गया है। तभी क्लेयर, जो कि ऑफिस की सेक्रेटरी होती है, वो बताती है कि मैं इन्हें जानती हूँ, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता, इसलिए वो चुप हो जाती है। तब सारे लोग डिसाइड करते हैं कि वो टोनी और एंडी को ही भेजेंगे नॉर्थ फेस पर चढ़ने के लिए। अगर वो मान गए तो इसे हमारा बहुत फायदा होगा। कुछ देर बाद क्लेयर को उसके बॉस बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम पर यकीन करता हूँ, इसलिए ये लो कुछ पैसे रखो और जाकर उन दोनों को नॉर्थ फेस पर चढ़ने के लिए मना लो। अगर वो मान गए तो तुम्हारा प्रमोशन तय है। वहीं दूसरी तरफ हम टोनी और एंडी को देखते हैं, जो क्लाइंबिंग कर रहे थे, लेकिन उसी चक्कर में उन्हें आर्मी कैंप पहुंचने में लेट हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें सजा भी मिलती है, और वो भी टॉयलेट साफ करने की। अब यहाँ किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये दोनों आगे जाकर कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। काम पूरा करने के बाद वो दोनों घर पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें क्लेयर दिखती है, जिसे देखकर एंडी बहुत खुश होता है, क्योंकि वो उसकी बचपन की दोस्त थी। लेकिन वही टोनी अपनी खुशी बाहर नहीं लाता। इसकी ये वजह थी कि सालों पहले क्लेयर और टोनी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन काम के सिलसिले में क्लेयर को शहर जाना पड़ा, जिसके बाद उनके बीच जो भी था सब कुछ खत्म हो गया। पर यहाँ वो उसका अपना गांव में अच्छे से स्वागत करता है। अब रात होने पे तीनों पार्टी करने जाते हैं, जहाँ पर क्लेयर उन्हें सब कुछ बताती है कि आखिर उसे यहाँ किस लिए भेजा गया है। पर टोनी साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वो क्लेयर और रॉय को बहुत अच्छे से जानता है और उनके साथ क्या हो सकता है इस क्लाइंबिंग में ये भी जानता है। उसका ये कहना था कि वो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है इस खतरनाक चढ़ाई करने के लिए, और इसीलिए वो क्लेयर को साफ साफ मना कर देता है। जिसके बाद उन दोनों में बहुत बहस भी होती है, क्योंकि उसका ना कहने से क्लेयर का प्रमोशन रुक जाएगा। लेकिन टोनी कहता है कि तुम्हें बस हमेशा खुद की फिक्र रहती, अगर हमें कुछ हो गया तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगी? मतलब वो वापस बर्लिन आ जाती है और वो दोनों अपने काम में लग जाते हैं। क्लेयर का बॉस कहता है कि मुझे पता है कि उन्होंने मना कर दिया, पर मैंने 2 ऑस्ट्रेलियन क्लाइंबर स्मिथ और जॉन को इस काम के लिए राजी कर लिया है। अब वो हमारे लिए नॉर्थ फेस पर क्लाइंबिंग करेंगे, और इसीलिए उनका इंटरव्यू लेने के लिए हम कल स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर टोनी और एंडी के दिमाग में वही नॉर्थ फेस वाली बात अभी भी घूम रही थी। वो चाहते तो हैं ये करना, लेकिन बहुत सी चीजें उन्हें ऐसा करने से रोक रही है। एक रात टोनी बहुत सोचता है और आखिरकार वो इस फैसले पर आता है कि उन्हें ये करना ही है, और ये करने से वो बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। कम से कम इस गरीबी से तो उन्हें फुर्सत मिल सकेगी, लेकिन वहां जाने के लिए उन्हें आर्मी से कुछ दिनों की छुट्टी लेनी पड़ेगी। वो अपने सीनियर को बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए वो अपनी उस जॉब को ही छोड़ देते हैं और फिर उस क्लाइंबिंग की तैयारी में लग जाते हैं। उन्होंने अपना सारा सामान पैक कर लिया था, लेकिन दोनों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ट्रेन से जा पाते, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो 700 किलोमीटर का सफर साइकिल से ही पूरा करेंगे, जिसमें तकरीबन बहुत समय लगने वाला है। उधर क्लेयर और उसके बॉस ट्रेन से आराम से स्विट्जरलैंड की तरफ आ रहे थे। इस ट्रेन में बहुत से अमीर लोग बैठे थे, जो टोनी और एंडी जैसे गरीब लोगों को देखकर लुफ्त उठाने आ रहे थे। इन लोगों को इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि अगर वो मारे गए तो क्या होगा, अब इनको बस एंटरटेनमेंट चाहिए था। इसके बाद क्लेयर और उसका बॉस दोनों स्विट्जरलैंड पहुंच जाते हैं और वहां जाके एक होटल में स्टे लेते हैं। और भी बहुत सारे रिपोर्टर वहां पर आए थे जो क्लाइंबर्स का इंटरव्यू लेने आए थे। द टोनी और एंडी भी अपने इस लंबे सफर को पूरा करके नॉर्थ फेस के नीचे पहुंच चुके थे, लेकिन वहां वो देखते हैं कि उनसे पहले ही बहुत सारे क्लाइंबर पहुंच चुके हैं, जिनमें स्मिथ और जॉन भी मौजूद थे, जिन्हें क्लेयर के बॉस ओलिव ने यहाँ पर बुलाया था। कुछ समय वहां बिताने के बाद उन दोनों उस जगह को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर कैसे कैसे ऊपर जाना है। ओलिव और क्लेयर दोनों रात एक स्पेशल ट्रेन बोर्ड करके एक
एक पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां से उन्हें नॉर्थ फेस का अच्छा व्यू मिलता है। तभी क्लेयर का पैर फिसल जाता है और वो गिरते गिरते बचती है। अब दूसरी तरफ जब वो जॉन और स्मिथ का इंटरव्यू ले रही थी तब उसे वहां पर एंडी दिख जाता है, जो उसे देखकर वो थोड़ा शॉक में होती है कि उन्होंने तो मना कर दिया था, तो वो यहाँ कैसे आ गए। उसे ये सब पूछने का समय नहीं मिलता क्योंकि उससे पहले ही ओलिव उन दोनों को डिनर के लिए इनवाइट कर देता है। जिसके बाद सारे लोग रात में मिलते हैं जहाँ पे एंडी सबको बताता है कि उन्हें ये क्लाइंबिंग करके रिकॉर्ड बनाना है कि जिन्होंने सबसे कम टाइम में नॉर्थ फेस पर चढ़ाई करी। अब ये सुन के सब हैरान थे, लेकिन क्लियर को कहीं ना कहीं ये पता था कि वो ये कर सकता है, इसलिए वो उन दोनों के लिए प्रार्थना करती है। फिर सब साथ में डिनर करते हैं। अब अगली रात जब सारे अमीर लोग होटल में आराम कर रहे थे तभी बाहर तेज बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसमें एंडी और टोनी का कैंप उड़ते उड़ते बचता है और हमें यहाँ पर अमीरी और गरीबी का फर्क दिखाया जाता है। सीन कट होके पहुंचता है 18 जुलाई की रात। ये वही रात है जिसे इतिहास के नए पन्ने की शुरुआत होने जा रही थी। लेकिन उससे पहले हम टोनी को देखते हैं जो छुपते छुपाते उसी होटल में पहुंच जाता है जहाँ पे क्लेयर ठहरी हुई थी। उसके रूम में जाकर उसे एक डायरी देते हुए कहता है कि इसे तुम अपने पास रख लो। वो कहती है कि क्यों, तुम तो जहां पर जाते हो क्लाइंबिंग करने इसे अपने साथ लेकर जाते हो, तो आज तुम ये डायरी मुझे क्यों दे रहे हो। तो टोनी कहता है कि हाँ मुझे ये पता है, लेकिन न जाने क्यों मुझे इस बार बहुत ही अजीब फील हो रहा है, पता नहीं शायद मेरे साथ कुछ हो न जाए, इसलिए तुम इसे रख लो। इस डायरी के हर पन्ने में मेरी जिंदगी के सारे खूबसूरत पल दर्ज है, इन्हें संभाल कर रखना। क्लेयर उसे वादा करती है कि वो इसे संभाल कर रखेगी ताकि जब वो वापस आए तो उसे उसकी कीमती चीज वापस मिले जैसे वो उसे देकर जा रहा है। जिसके बाद वो दोनों अपने पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे से गले लगते हैं। अब कैंप में वापस आकर एंडी टोनी से कहता है कि हमें आज ही क्लाइंबिंग शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि मौसम साफ है, कल सुबह तक हम थोड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। तो दोनों अपना सामान रेडी करते हैं और निकल जाते हैं नॉर्थ फेस के टॉप पर पहुंचने के लिए। लेकिन उन्हें जाते हुए स्मिथ और जॉन भी देख लेते हैं तो वो भी उनके पीछे पीछे चढ़ाई शुरू कर देते हैं। अब धीरे धीरे सूरज निकल आता है, लेकिन तभी एंडी से एक पत्थर टूट जाता है जो जाकर नीचे जॉन के सिर पर लगता है, जिससे वो घायल हो जाता है। और तब पहली बार टोनी और एंडी को उन दोनों को देखने को मिलता है। उन्हें वो वार्न भी करते हैं कि वो उनका पीछे ना आए, लेकिन जॉन और स्मिथ नहीं मानते क्योंकि उन्हें ये अच्छे से पता था कि एंडी और टोनी उनसे लाख गुना अच्छे क्लाइंबर हैं, इसलिए अगर वो उनके पीछे पीछे क्लाइंब करते रहे तो वो ऊपर तक पहुंच सकते हैं, इसलिए वो बस उनका पीछा करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। उधर होटल में सबको पता चल जाता है कि दो टीम ने क्लाइंब करना शुरू कर दिया है, इसलिए सभी लोग फौरन अपना अपना टेलीस्कोप लेकर बालकनी में आ जाते हैं। उन चारों की फोटोज लेने के लिए सभी होड़ में लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर नॉर्थ फेस पर दोनों धीरे धीरे करके अब आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके पीछे एक ऐसा मोड़ आ जाता है जहां पर टोनी अपना हुनर दिखाता है। वो एक रस्सी की मदद से दूसरी साइड छलांग मारकर चला जाता है, लेकिन जब बारी जॉन और स्मिथ की आती है तो उन्हें यह करने में बहुत दिक्कत होती है, पर वो भी जैसे तैसे ये कर ही लेते हैं। कुछ समय के बाद अंधेरा हो जाता है तो टोनी और एंडी वहीं पहाड़ पर ही अपनी रात गुजारते हैं, सिर्फ एक रस्सी के सहारे। उन्होंने अपना टेंट बनाया था, लेकिन यहाँ होटल में सब लोग आराम से अपनी रात गुजार रहे थे और इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें किस क्लाइंबर पर बोली लगानी चाहिए। अब सुबह हो जाती है और सब फिर से चढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ स्मिथ के सर पे जो चोट लगी थी वो बढ़ रही थी, इसलिए जॉन कहता है कि उसे नीचे जाकर आराम करना चाहिए, लेकिन वो उल्टा उसी पर चिल्लाना शुरू कर देता और कहता है कि नीचे जाकर उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए बेहतर है कि वो बस ऊपर चढ़ते रहें। इन लोगों को दोस्तों 11 घंटे बीत चुके हैं क्लाइंबिंग करते हुए और अब ये 3100 फीट की ऊंचाई पर है, लेकिन अभी भी सफ़र बहुत ही लंबा है। पर कुछ समय के बाद इनका सामना होता है बर्फीले तूफान से, जिससे कि ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसे मौसम में पकड़ बनाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन ये रुकने वाले नहीं थे। अब बीच रास्ते में एंडी को कुछ बर्फ के नीचे दबा हुआ मिलता है, जो असल में कार्ल और रॉय की डेड बॉडी थी, जो न जाने कितने दिनों से यहाँ पर जमी पड़ी थी। वो लोग उनकी लाश को एक स्लीपर बैग में बंद कर देते हैं और नीचे फेंक देते हैं ताकि उनके परिवार वाले उन्हें आखिरी बार देख सकें। जिसके बाद ये लोग फिर से क्लाइंबिंग करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी जॉन का पैर स्लिप हो जाता है और जाकर वो एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे कि उसकी पैर की हड्डी टूट जाती है और ऐसी हालत में उसे क्लाइंब कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए एंडी कहता है कि हमें इसे नीचे लेकर जाना चाहिए, ये ऐसे तो चढ़ नहीं सकता है और तुम और टोनी ऊपर चढ़ते रहो। पर वो मना कर देता है क्योंकि वो अगर ऊपर जाएगा तो उसके साथ ही जाएगा, इसलिए वो कहता है कि अगर हमें साथ में नीचे ही जाना है तो इससे बेहतर है कि हम लोग जॉन को लेकर ऊपर चढ़ें। और बड़ी ही मुश्किलों से वो उसकी बात को मानता है और फिर वो दोनों जॉन को एक स्लीपर बैग में पैक कर देते हैं और उसकी रस्सी अपने शरीर से जोड़ लेते हैं ताकि वो नीचे ना गिरे। तो आप समझ सकते हैं कितना भार ये लेकर ऊपर चढ़ रहे हैं। देन वो फिर से दोबारा क्लाइंब करना शुरू करते हैं,
लेकिन फिर से इनके सामने मुश्किलें आना शुरू हो जाती है और तूफान की स्पीड अब तेज होती जा रही थी, जिससे कि ठंड बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब दोस्तों फाइनली 20 जुलाई को ये लोग उस जगह तक पहुंच गए थे जहां से थोड़ी ही दूर पर टूरिस्ट स्पॉट व्यू है, लेकिन इन्हें तो ऊपर जाना है, इसलिए वो और ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन तभी एक रस्सी छूट जाती है क्योंकि पत्थर अब बर्फ की वजह से फिसलने लगा था और उसी रस्सी को बचाने के चक्कर में टोनी का एक हाथ का ग्लव्स भी नीचे गिर जाता है और अब ठंड की वजह से उसका हाथ धीरे धीरे जमने लग गया था। वहीं तूफान भी अब बढ़ने लगा था, जिससे सामने देख पाना मुश्किल हो रहा था। इसलिए चारों डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक जगह इकट्ठा होकर बैठ जाएंगे और सोएंगे नहीं, क्योंकि अगर उन्हें नींद आई तो वो जमकर मारे जाएंगे। इसलिए उस रात सभी जागते रहते हैं और 21 जुलाई की सुबह एरिया में खबर फैल जाती है कि तूफान अब और तेज होने जा रहा है। इसलिए जो भी रिपोर्टर होटल में ठहरे हुए हैं उन्हें अपने अपने क्लाइंबर्स की फिक्र हो रही थी। पर वहीं ओलिव, वो पत्थर दिल का इंसान था, वो कहता है कि कोई नहीं, उनका यही काम है, इसलिए वो बेहतर होगा कि उन्हें ये काम करने दो। लेकिन क्लेयर को अब टोनी की फिक्र होने लगी थी, वो उसे ऐसे मरने तो नहीं दे सकती, इसलिए वो बिना किसी को बताए उस टूरिस्ट व्यू पॉइंट पर चली जाती है और वहां से टोनी टोनी पुकारने लगती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। और तभी वहां केयर टेकर आता है जो उसे अंदर चलने को कहता है, क्योंकि इतने तूफान में उन तक आवाज पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। पर क्लेयर कहती है कि वो लोग यहीं पर है, मुझे पता है। और वो कहते हैं ना दोस्तों कि ऊपर वाला बहादुरों की आवाज जरूर सुनता है। टोनी को क्लेयर की आवाज सुनाई दे देती है और साथ में उसकी टॉर्च लाइट भी दिख जाती है, जिसके बाद वो भी उसे आवाज लगाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो ज्यादा दूर नहीं है। वैंडी कहता है कि हमें किसी तरह से व्यू पॉइंट तक जाना होगा, वरना हम यहीं जम जाएंगे। इस समय ऊपर क्लाइंब कर पाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन टोनी कहता है कि मेरा एक हाथ जम चुका है, मैं कैसे वहां तक जाऊं। तब एंडी उसे एक सच्चे दोस्त की तरह उसे हौसला बढ़ाता है और उसे आगे चलने की हिम्मत देता है, क्योंकि वो उसके बिना अधूरा है। जिसके बाद टोनी बताता है कि उन्हें उस पहाड़ तक जाना है जो दूसरी तरफ है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा रस्सी की जरूरत होगी जो अब उनके पास नहीं बची है। पर टोनी एक हिम्मत वाला बंदा था, वो उसी रस्सी में दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है ताकि अपने साथियों के लिए आगे का रास्ता बना सके। लेकिन बर्फ और बढ़ती जा रही, जिस वजह से तापमान और गिरता जा रहा था। पर टोनी कहता है कि हम एक जगह ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते, इसलिए अब हमें ऊपर जाकर फिर से उस व्यू पॉइंट तक जाना होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उधर होटल में सबको खबर मिल जाती है कि वो चारों क्लाइंबर्स ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। सबको ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन यहाँ ओलिव के दिमाग में अभी भी पैसा आ रहा था। वो भागते हुए उसी व्यू पॉइंट पर आता है और क्लेयर से कहता है कि तुम्हारे पास इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, जाओ और उन लोगों की फोटोज क्लिक करो। लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि वो यहाँ पर उन लोगों की फोटोज नहीं बल्कि उनकी जान बचाने के लिए आई है। दोस्तों 21 घंटे बीत चुके थे और इन लोगों को मौत से लड़ते लड़ते, लेकिन तभी एक हादसा हो जाता है और यह हादसा सब कुछ बदल देता है। ऊपर से बहुत सारा बर्फ इनकी रस्सी पे गिरने लगता है, जिसे इसमें जाकर एक हुक से टकरा जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। दूसरी ओर जॉन, जिसकी रस्सी टूट जाती है और वो सीधा नीचे खाई में गिर जाता है। पर एंडी अभी भी जिंदा था, लेकिन उसकी रस्सी भी अब छूटने वाली थी जिसे टोनी ने पकड़ रखा था। वो उसे कहता है कि भाई ऊपर आ जाओ जल्दी, रस्सी छूटने वाली है। लेकिन वो कहता है कि अब शायद तुम्हें खुद अकेले ही इतिहास लिखना होगा। एंडी दोस्तों अपनी रस्सी काटने लगता है और उसे ऐसा करता देख टोनी उस पर बहुत चिल्लाता और कहता है कि जल्दी से ऊपर आ जाओ। पर यह बात दोनों को अच्छे से पता थी कि वो रस्सी बस एक ही आदमी का भार संभाल सकती है, इसलिए एंडी रस्सी को काट देता और सीधा नीचे खाई में गिर जाता है। उसने बस ये टोनी के लिए किया था ताकि वो जिंदा रह सके। अब अपने सामने उसे मरते हुआ देख टोनी वहीं रोने लगता है और वो पूरी तरह से टूट चुका था और तेज तेज चिल्लाने लगता है, जिससे क्लेयर भी सुन लेती है और वो समझ जाती है कि जरूर कुछ हुआ है। अब यहाँ उसे भी पता चल चुका था कि ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, उसे नीचे जाना होगा किसी से मदद मांगने के लिए। अब आधे से ज्यादा लोग यहाँ से जा चुके, जिन लोगों ने इन चारों पर बोली लगाई थी, लेकिन एक क्लाइंबिंग की टीम अभी भी यहाँ मौजूद थी, जिसके सामने क्लियर टोनी की जान की भीख मांगती है और गिड़गिड़ाते हुए उसे मदद मांगती है। अब वो लोग भी क्लाइंबर्स थे, इसलिए क्लाइंबर्स की जान की कीमत जानते थे, इसलिए वो मान जाते हैं और फौरन उस स्पॉट पे पहुंचते हैं। उधर टोनी अभी भी खुद को उस व्यू पॉइंट पर ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसे देख के साफ साफ पता चल रहा था कि उसके अंदर अब ताकत खत्म हो चुकी है। पर तब तक हम देखते हैं कि वो 3 लोग की क्लाइंबिंग टीम स्पॉट पर पहुंच जाती है, लेकिन उनके लिए ऊपर चढ़ पाना इतना आसान नहीं था, इसलिए वो क्लेयर से कहते हैं कि कैसी भी करके ये रात निकल जाए, हम लोग कल सुबह जाकर टोनी को ले आएंगे। लेकिन क्लेयर को ये बात पता है कि कल तक शायद टोनी जिंदा ना बच पाए,
इसलिए वो उदास होकर बालकनी से बाहर एक कोने पर जाकर बैठ जाती है और पूरी रात टोनी टोनी पुकारती रहती है ताकि उसे यह एहसास होता रहे कि वो अकेला नहीं है। फाइनली सूरज निकलता है, जिसके बाद टीम फिर से ऊपर चढ़ना शुरू करती है और एक जगह पर रुककर वो टोनी को आवाज लगाती है कि अब हम इससे आगे नहीं जा सकते, इसलिए तुम अपनी रस्सी नीचे फेंक दो ताकि हम उसे पकड़कर ऊपर आ सके। दोस्तों, यहाँ पे टोनी की हालत को देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जगह पर कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, क्योंकि टोनी का पूरा चेहरा जम चुका था। उसके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन वो फिर भी अपने मुंह से अपनी रस्सी को खोलता है। लेकिन उस रस्सी को देखकर एक क्लाइंबर कहता है कि ये उस लायक नहीं है कि हम इसे पकड़कर ऊपर चढ़ सके। और ये बात सुनकर सभी लोग मायूस हो जाते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि टोनी खुद उस रस्सी के सहारे नीचे आ रहा था, जिसे देखकर सभी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। लेकिन एक समय आता है जब टोनी की रस्सी खत्म हो जाती है और वो बालकनी के ऊपर ही लटका रहता है। तो क्लेयर ऊपर चढ़ती है और उसके करीब जाकर कहती है कि देखो टोनी, इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए यहाँ तक आ गई हूँ, उठ जाओ, चलो मेरे साथ, चलो हमें एक साथ भी तो रहना है ना, इस रस्सी को पकड़कर मेरी तरफ आ जाओ। उसकी आवाज़ सुनकर वो अपना सर उठाता है, लेकिन अगले ही पल उसके शरीर से उसकी जान निकल जाती है और वो अपना दम यहीं तोड़ देता है। उसकी ऐसी मौत देखकर क्लेयर पूरी तरीके से टूट जाती है, उसकी पूरी टीम उदास हो जाती है और वहीं रोने लगती है। यहाँ क्लेयर को क्या पता था कि डायरी देते वक्त जो बात उसने कही थी वो कुछ इस तरह से सच हो जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर ओलिव क्लेयर को वापस जर्मन जाने को कहता है, पर इतना सब कुछ होने के बाद उसे समझ आ गया था कि अगर वो उस दिन टोनी और एंडी के पास ना जाती और ना ही उन्हें इस पहाड़ के बारे में बताती तो शायद आज वो दोनों जिंदा रहते। अब ये सारी बातें छोड़कर उसने ओलिव की जॉब छोड़ दी और एक फोटोग्राफर बन गई है, जिसमें वो खुद की पसंद की फोटोज खींचती है और आज वो खुलकर जी रही है। उसे हमेशा से इस बात का दुख रहेगा कि टोनी उसके पास नहीं है, लेकिन वो फिर भी खुश रहने की पूरी कोशिश कर रही है। इस पूरी कहानी में आपको प्यार, हुनर, दोस्ती, हर एक चीज की सही परिभाषा देखने और सीखने को मिलती है। इस वीडियो पर एम करते हैं 350 कमेंट का, जिसके साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।